पिछले 3 दिन से घर का माहौल बड़ा खराब हो रखा था। सासू माँ मोहिनी जी को समझने का नाम ही नहीं ले रही थी और बहू वैदेही इस बार हार मानने को तैयार नहीं थी। आखिर कब तक वो बर्दाश्त करती रहे और इन सब में पिस रहे थे ससुर रमन जी और वैदेही का पति अंशुल। ननद सविता को तो कुछ खास फर्क पड़ ही नहीं रहा था। वो तो पिछले 3 महीने से वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उल्टा वो तो यहाँ बेचारी बनकर रह रही थी। अब माँ की हमदर्दी तो बेटी के साथ ही है ना, लेकिन उसमें कब तक बहू को जलाती रहे, इसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। बेटी अपनी गृहस्थी संभाल नहीं पा रही थी और यहाँ भाई भाभी की गृहस्थी में आग लगा रही थी। सविता शुरू से ही तेज थी। अपने मायके में भी हमेशा अपनी मनमानी ही करती थी और अब चाहती थी कि ससुराल में भी हर कोई उसकी सुने। तो भला ये कैसे संभव है? अभी 6 महीने पहले ही उसकी शादी तेजस के साथ हुई थी। शादी उसी की मर्जी से हुई थी, या यूं कहें कि तेजस से शादी करने के लिए तो वो पूरे परिवार से लड़ पड़ी थी। तेजस की छोटी मोटी नौकरी थी और सविता के परिवार से उसका परिवार कमजोर ही था। इसलिए परिवार में कोई भी सविता की शादी तेजस से करने को तैयार नहीं था। यहाँ मायके में सारी सुख सुविधा थी, बावजूद इसके वो अपने हर छोटे से छोटे काम के लिए अपने मम्मी या भाभी पर निर्भर रहती थी। उस समय अगर वैदेही भी टोक देती थी तो उसकी शामत आ जाती थी। अब ऐसे में तो तेजस के छोटे से घर में उसे वो सुविधा कहाँ से मिलती? सबने उसे खूब समझाना चाहा था, लेकिन सविता तो जिद करके बैठी हुई थी कि तेजस से ही शादी करनी है उसे। तब भी अपनी बेटी की जिद के सामने मोहिनी जी और रमन जी ने हथियार डाल दिए थे और उसकी शादी तेजस से करवा दी। अब शादी है, कोई करण जौहर की मूवी तो नहीं है कि सब कुछ सपनों जैसा चलता रहे। सच्चाई की धरातल पर तो आपको पैर रखना ही पड़ता है। कुछ दिनों के बाद जब सविता के सिर पर जिम्मेदारी पड़ी तो अपने आप ही दिन में तारे नजर आने लगे। कहाँ तो घर में कभी किसी काम को हाथ तक नहीं लगाया था और अब यहाँ सारे काम खुद ही करने पड़ते थे। हालांकि उसके मम्मी पापा ने अपनी तरफ से उसके घर में काफी सुख सुविधा का सामान शादी के समय भर दिया था, पर सुविधा का सामान भी अपने आप कहाँ काम करता था, उसके लिए तो खुद ही लगना पड़ता था। शादी के 20 दिन बाद ही वो मायके आकर बैठ गई, ये बहाना लेकर कि उसके ससुराल में एक ही गीजर है जो बाथरूम में है, रसोई में गीजर नहीं है और उसे ठंडे पानी से रसोई में काम करना पड़ता है। इस कारण से उसे बहुत परेशानी होती है। जब अंशुल ने कहा कि इतनी छोटी सी बात पर कोई ससुराल छोड़कर भला मायके आ जाता है क्या, तो मोहिनी ने अंशुल को ही डांट दिया। अब क्या बेटी अपने माता पिता को नहीं बोलेगी कि उसे क्या परेशानी है? तू चुप कर, अभी तो मैं बैठी हूँ, मैं सब देख लूंगी। जब बेटे को ही डांट दिया तो बहू की क्या बिसात थी, इसलिए तब वैदेही ने कुछ भी नहीं कहा। 2 दिन के बाद मोहिनी जी सविता के साथ गीजर लेकर उसके ससुराल पहुंच गईं और उसे वहां रसोई में फिट करवा दिया। ये देखकर उसके सास ससुर भी झेप गए, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि गीजर के लिए रूठकर वो अपने मायके आकर बैठी है। वो तो अपने सास ससुर से कुछ दिन मायके रुकने का कहकर आई थी। तब भी मोहिनी जी ने सविता का ही पक्ष लिया। समझे जी, अभी ये नहीं है, अगर इसे अपनी बेटी मानकर आप पूछोगे तो ये दिल की बात जरूर कहेगी। फिर नए घर में बसने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। ये सुनकर उसके सास ससुर कुछ ज्यादा नहीं बोले। आखिरकार इज्जतदार व्यक्ति थे, अपने घर की शांति के लिए खुद ही चुप हो गए। लेकिन जब पहली बार में ही बढ़ावा मिल जाए तो फिर इंसान की हिम्मत अपने आप बढ़ जाती है। उनकी इस चुप्पी को सविता ने अपनी कमजोरी समझ लिया। उसे लगा कि उसके ससुराल वाले उसके मायके वालों के सामने हमेशा दबकर रहेंगे, क्योंकि वो लोग इनसे कमजोर हैं। अब तो वो छोटी छोटी बात पर उन लोगों से बहस कर लेती थी। उसे अगर कोई कपड़ा साड़ी या कुछ पसंद आ जाता है तो वो तेजस से कभी नहीं कहती थी। वो मोहिनी जी को फोन लगाती थी और मोहिनी जी एक अच्छी माँ की तरह उसका पेमेंट कर दिया करती थी। इस बात पर उसकी और तेजस की कई बार लड़ाई भी हो जाती थी, पर वो फिर भी नहीं सुधरती थी। उसके मायके से आई हुई किसी चीज को अगर तेजस की छोटी बहन साक्षी इस्तेमाल कर ले तो उसमें भी वो चिढ़ जाती थी और फिर वो उससे झगड़ पड़ती। अपने मायके में कभी तुमने सुविधा देखी भी है जो तुम मेरी चीजों को हाथ लगाती रहती हो? खबरदार मेरे मायके से आई हुई किसी चीज को भी हाथ लगाया तो। ये सुनकर तेजस के माता पिता साक्षी को ही समझा देते थे और चुप करवा देते थे। पर अभी 3 महीने पहले जब तेजस की मम्मी की तबीयत खराब थी तो सविता तो रसोई में काम करने आई ही नहीं। ऐसे में साक्षी ने ही सारा खाना बनाया। अपने मम्मी पापा को खाना खिलाने के बाद वो रसोई में काम कर रही थी। उस दिन ठंड बहुत ज्यादा थी तो बर्तन धोने के लिए उसने गीजर चालू कर लिया। जब सविता अपने लिए खाना लेने रसोई में आई तो गीजर का स्विच ऑन देखकर आग बबूला हो गई। किससे पूछकर तुमने गीजर ऑन किया? ये मेरे मम्मी पापा ने दिया है तो मेरे लिए दिया है, इसके पैसे लगे हैं। तुम्हें अपने लिए अगर इतनी सुविधाएं चाहिए तो अपने मम्मी पापा को बोलो। ये सुनकर साक्षी ने कहा, भाभी आज ठंड तेज थी और इतने सारे बर्तन धोने थे, आप तो रसोई में उठकर भी नहीं आती हो। घर में अगर सुविधा थी तो मैंने इस्तेमाल कर ली, इसमें गलत क्या है? अरे वाह, घर में सुविधा थी तो इस्तेमाल कर ली। ये सुविधा तुम्हारे माँ बाप की कमाई की नहीं है, ये मेरे माता पिता ने दी है। तुम्हें भी सुविधाएं चाहिए तो अपने फटीचर माँ बाप को बोलो। सविता चिढ़ते हुए बोली,
ये सुनकर साक्षी गुस्सा हो गई और आज तो उसने पलट कर जवाब दे दिया, भाभी आपके मम्मी पापा ने सुविधा दी होगी, लेकिन जिस घर में आप ये सुविधा इस्तेमाल कर रही हो ना, वो घर मेरे माँ बाप का है। बस फिर क्या था, सविता को साक्षी का ये बोला नागवार गुजरा और उसने पूरा घर सर पर उठा लिया और जिद करके बैठ गई कि अब तो साक्षी को उससे माफी ही मांगनी पड़ेगी। लेकिन इस बार साक्षी की मम्मी ने भी साफ साफ कह दिया, साक्षी किसी भी बात की माफी नहीं मांगेगी, चाहे तो बहू अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले, हमारे बर्दाश्त करने की इतनी ही हद है। बस तब से सविता अपने मायके आकर बैठी हुई थी, इस जिद के साथ कि अब तो वो अपने नए घर में ही तेजस के साथ रहेगी, उसे अपने सास ससुर के घर में नहीं रहना। अब मकान खरीदना कोई गीजर खरीदने के बराबर तो है नहीं। बस तब से घर का माहौल खराब था। आज उसे आए हुए पूरे 3 महीने हो चुके थे, पर वो अपने ससुराल जाने का नाम तक नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि तेजस भी उसे लेने नहीं आया। अब तो आलम ये हो चुका था कि मोहिनी जी और वैदेही के बीच में भी सविता को लेकर आए दिन बहस हो जाया करती थी और रमन जी और अंशुल उन दोनों के बीच में आप पिस रहे थे। अभी 3 दिन पहले मोहिनी जी ने ये कहकर फटाका फोड़ दिया कि वो अपने मकान पर लोन उठाकर सविता के लिए छोटा घर ही खरीद लेगी। बस तब से वैदेही गुस्सा थी। बेटी को समझाने की जगह उसे हर बात में शह देकर उसे एक तरीके से मोहिनी जी बिगाड़ भी रही थी। हालांकि रमन जी और अंशुल जी भी इस फैसले के खिलाफ थे, पर वो ज्यादा कुछ नहीं कह पा रहे थे। शाम को जब रमन जी और अंशुल घर पर आए तब मोहिनी जी ने वापस ऐसी बात को छेड़ा, क्या डिसीजन लिया है आपने, बताइए, ऐसे बेटी परेशान होती रहे, इससे अच्छा है कि हम उसे छोटा सा घर ही खरीद दें और उसका भविष्य सुरक्षित कर दें। इससे पहले कि कोई कुछ कहता रमन जी ने कहा, मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है, तुम बेटी के नाम पर घर खरीदना चाहती हो तो बिल्कुल खरीदो, लेकिन एक बात बताओ, क्या तेजस अपने माता पिता को छोड़कर सविता के साथ अलग होने को तैयार है? क्यों नहीं होगा तैयार, बिल्कुल तैयार होगा। अब की बार सविता बीच में ही बोल पड़ी, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता बेटा। इन 3 महीनों में ना तो उसने तुमसे मिलने की कोशिश की और ना ही तुमसे फोन पर बात की है। अगर वो इन चीजों के लिए तैयार होता तो कम से कम उन लोगों की तरफ से कुछ तो कोशिश होती। रमन जी ने कहा तो मोहिनी जी बीच में बोली, मतलब क्या? मैंने आज तेजस के ऑफिस जाकर उससे बात भी की थी, तो वो तो अपने माता पिता को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। उसने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर चाहे तो हम लोग उनके घर से सविता का सारा सामान ला सकते हैं और उसका दूसरी जगह विवाह कर सकते हैं। अगर सविता चाहे तो वो उसे तलाक देने को भी तैयार है। ये सुनते ही मोहिनी जी और सविता दोनों सख्ते में आ गए। ये देखकर रमन जी ने कहा, अब तुम दोनों माँ बेटी डिसाइड कर लो कि करना क्या है। दोनों ऑप्शन है तुम्हारे पास। सविता चाहे तो अपना घर बसा सकती है और चाहे तो अपना घर तोड़कर हमेशा के लिए आ सकती है। उन लोगों की चुप्पी का कुछ ज्यादा ही गलत मतलब निकाल लिया तुम्हारी बेटी ने। अब वो लोग झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं। आखिर रमन जी ने कहा और अपने कमरे में चले गए। धीरे धीरे अंशुल और वैदेही भी अपने कमरे में आ गए। मोहिनी जी ने सविता को साफ साफ कह दिया कि वो जो निर्णय लेना चाहती है वो उसके हर निर्णय में उसके साथ हैं। 2 दिन तक सविता ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन 2 दिन के बाद आखिर वो अपने ससुराल जाने को तैयार हो गई और अपने माता पिता के साथ वो ससुराल पहुंची और वहां अपने सास ससुर ननद से माफी मांगी और ये वादा किया कि आइंदा वो इस तरह की हरकतें नहीं करेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।